हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का पहले यूनिट स्थिर विद्युतिकी का पहला अध्याय आवेश तथा कूलाम का नियम हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से पहला टॉपिक मैं आपको आवेश पढ़ा रहा था। आवेश के बारे में बहुत सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। अभी तक आवेश के 4 लेक्चर के वीडियो पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आवेश का आज अंतिम लेक्चर नंबर 5 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद आपका एक टॉपिक आवेश हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे आवेश तथा अगला टॉपिक आपका होगा कूलाम का नियम। तो चलिए, इसके पहले लेक्चर 4 में हमने आपको जो है आवेश किसी वस्तु पर आवेश की गणना हमने आपको बताया था। सूत्र हम लोग निकाले थे Q बराबर N, याद होगा आपको। इस पर हमने कहा था कि E का मान आपको पता है, E का मान रखेंगे आप 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। E का मान आपको पहले से पता है। अब इसमें 2 लोग बचे, एक Q बचा एक N बचा। तो सवाल 2 टाइप के बनते हैं, या तो N दे करके Q पूछेंगे या तो Q दे करके N पूछेंगे। एक सवाल हमने आपको कराया था, प्रश्न था कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करिए, करके हमने आपको दिखाया था। उम्मीद है आपको आंसर हट चुका होगा। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 गुणे 10 की पावर 18। तो इस पर हमने आपको एक एग्जाम्पल कराया था। अब आइए इस पे 2-3 एग्जाम्पल और करके हम लोग देखते हैं। ठीक, चलिए देखें, अगला एग्जाम्पल आपको हम कराने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है कि किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धनावेश है। किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धनावेश है। वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी, वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। ये छोटा सा क्वेश्चन है 1 नंबर का। अब आइए इसको हम लोग करके देखते हैं कि किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धनावेश है, वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। चलिए इसका हल हम लोग देखते हैं, इसका सलूशन देखें कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले Q का मान दिया है 8 कूलाम। तो Q का मान क्या दिया है, 8 कूलाम दिया है। बताओ क्या पूछा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे लिखते हैं, N से लिखते हैं। इसका मतलब Q देकर के क्या पूछा है, N। ठीक, अच्छा, अब आप सूत्र लगाइए। Q बराबर आपका होता है N इंटू E। तो Q बराबर आपका आ जाएगा, यहाँ से सॉरी N का मान निकालना है ना, N का मान निकालना है। तो N बराबर आपका आ जाएगा Q/E। अब बताओ Q का मान कितना दिया है 8, E का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19। अब यहाँ से आपका आ जाएगा N बराबर, इसको आप डिवाइड करेंगे तो चाहे आप ऊपर नीचे 10 से गुणा कर सकते हैं। तो आपका आ जाएगा 80/16। इसको ऊपर भेज दें, ऊपर जाकर के हो जाएगा 10 की पावर 19। अब इसको काटेंगे 5 आ जाएगा। तो N बराबर आपका आ जाएगा 5 गुणे 10 की पावर 19। अब चूंकि देखिए वस्तु पर धन आवेश है, और धन आवेश कब आता है, जब वस्तु इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो कमी होगी कि अधिकता होगी, आंसर कमी होगी। आंसर में आप क्या लिखेंगे, आंसर में आप लिखेंगे 5 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन की क्या लिखेंगे, कमी लिखेंगे, कमी। ये है आपका आंसर। ठीक, तो इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है। चलिए 2 एग्जाम्पल हो गए। अब उसके बाद अगला देखें, एग्जाम्पल नंबर 3। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक, ये है आपका किसी वस्तु पर 2 गुणे 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। किसी वस्तु पर 2 गुणे 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक, वस्तु पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात करिए। वस्तु पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात करिए। ये भी छोटा सा 1 नंबर का सवाल है, प्रकृति ज्ञात करिए। ठीक, चलिए देखें इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखें, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु पर 2 गुणे 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले देखें इलेक्ट्रॉन की संख्या N का मान कितना दिया है,
n बराबर दिया है 2 गुणे 10 की पावर 10। और क्या पूछा है? आवेश की मात्रा, मतलब n दे करके क्या पूछा है? q पूछा है। q n दिया है, q पूछा है। लगा दे सूत्र, q बराबर आपका होता है n इंटू ई। q बराबर n का मान है 2 गुणे 10 की पावर 10 और e का मान है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 3.2 आ गया और इसमें गुणा करेंगे तो 19 में से 10 निकला, 10 की पावर आपका आ जाएगा -9 कूलाम। अब सुनिए, आवेश की मात्रा तो आ गई 3.2 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम। अब उसके बाद प्रकृति पूछा है, तो बताइए वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है कि अधिकता है? आंसर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। और जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, वस्तु पर कौन सा आवेश आएगा? धन की ऋण? आंसर ऋण आवेश आएगा। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? आप आंसर में लिखेंगे 3.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम का ऋण आवेश। ठीक, तो ये है आपके आवेश की मात्रा और ये है आपकी प्रकृति। ये 3 छोटे छोटे 1 नंबर के सवाल हमने आपको कराए q बराबर n पर। सीधा तरीका है, या तो n दे करके q पूछेंगे या तो q दे करके n पूछेंगे। अब आइए इसी सवाल को थोड़ा सा और कठिन करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सवाल का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। चलिए आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में थोड़ा सा टफ सवाल होने जा रहा है। आप देखिए किस टाइप के सवाल और इस पर बन करके आते हैं। ठीक, एकदम आराम समझिए। एनसीईआरटी में शायद इस पर 1 या 2 सवाल दिया गया है, आप चाहेंगे तो तुरंत लगा लेंगे, बाकी जब अध्याय खत्म हो जाएगा तो उसको हम पूरा आपको सॉल्व करवाएंगे यही क्लास में। चलिए देखें एग्जाम्पल नंबर 4, थोड़ा सा सवाल अब टफ होने जा रहा है। सवाल है किसी वस्तु में 6 गुणे 10 की पावर 25 परमाणु हैं। किसी वस्तु में कितने परमाणु हैं? 6 गुणे 10 की पावर 25 परमाणु हैं। इसके 1% परमाणुओं में से 1% परमाणुओं में से प्रत्येक में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया। प्रत्येक में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया। एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया। ठीक, अब पूछ रहे हैं कि वस्तु पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात करिए। वस्तु पर आवेश की मात्रा व प्रकृति ज्ञात करिए। आवेश की मात्रा व प्रकृति ज्ञात करिए। सवाल थोड़ा सा घुमा दिया गया। चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। ये आपका सवाल है। ठीक, सवाल पूछा गया है किसी वस्तु में 6 गुणे 10 की पावर 25 परमाणु है। इसके 1% परमाणुओं में से प्रत्येक में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया। वस्तु पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात करिए। ठीक, चलिए आपको हम करके दिखाते हैं। देखिए फिजिक्स का सवाल कम, मैथ का सवाल ज्यादा है। ये जो परसेंटेज इसमें जो है घुमा दिया है, बस उसी पर थोड़ा सा सावधान रहिए। एक एग्जाम्पल से हम आपको सवाल समझाने का प्रयास करते हैं, सुनिएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि एक क्लास में 100 छात्र हैं, इसके 10% छात्रों, 100 का 10% कितना हुआ? 10 हुआ। एक क्लास में 100 छात्र हैं, इसके 10% छात्रों में से प्रत्येक के पॉकेट से 1-1 रुपया निकाला गया। तो बताओ कुल कितने रुपए निकले? यही सवाल आपका है। तो एक क्लास में 100 छात्र हैं, इसके 10% मतलब 10 छात्र, और प्रत्येक छात्र के पॉकेट से 1-1 रुपया निकाला गया। कितने रुपए निकले? आंसर 10। तो पहले पता करिए कि इलेक्ट्रॉन कितने निकले। अब बताइए क्लास में कुल कितने छात्र हैं? 6 गुणे 10 की पावर 25 छात्र हैं। अब इसके कितने परसेंट? 1% छात्रों में से प्रत्येक के पॉकेट से 1-1 रुपया निकाला गया। तो आप पहले ये पता करिए कि इसका 1% कितना होता है। तो आइए पता करते हैं। देखें 6 गुणे 10 की पावर 25 का कितना परसेंट? 1% बराबर, ये आपका आ जाएगा 6 गुणे 10 की पावर 25 गुणे 1 बटे कितना? 100। तो आप इसको काटेंगे तो यहाँ पे पावर 2 हट जाएगी, तो आपका आ जाएगा 6 गुणे 10 की पावर 23। इसका मतलब इसका 1% कितना हुआ? 6 गुणे 10 की पावर 23। अब इसके प्रत्येक में से 1-1 इलेक्ट्रॉन निकाला गया, मतलब एक परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन निकला। तो बताइए इतने परमाणु से इतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चूंकि ठीक है, एक परमाणु से निकला बराबर, एक परमाणु से निकला बराबर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसलिए अब आपके पास परमाणु कितने हैं? 6 गुणे
10 की पावर 23 परमाणु से निकला बराबर कितने इलेक्ट्रॉन, 6 गुणे 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग किससे लिखते हैं, यन से। यन का मान आपका आ गया 6 गुणे 10 की पावर 23। अब बताओ क्या पूछा है, अब क्यू पूछा है। ठीक, अब आप लगा दे सूत्र यहां से, क्यू बराबर आपका होता है यन इंटू ई। तो यहां से आपका आ जाएगा यन का मान है 6 गुणे 10 की पावर 23, उसके बाद ई का मान आपको पता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19। अब यहां से आप करेंगे तो आपका आ जाएगा, गुणा करेंगे 9.6 गुणे और 23 में से आप 19 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 10 की पावर कितना, 4। इतना कूलाम। ये है आपका आंसर। बताओ क्वेश्चन समझ में आया। तो क्यू बराबर यानी पर जो है 4 एग्जाम्पल हमने आपको कराया। ऐसे इस पे करोड़ों सवाल बन सकते हैं। अगला सवाल बन जाएगा, किसी वस्तु में इतने परमाणु हैं, इसके 10% परमाणुओं में से 15%, 20%, तो चाहे जितने सवाल इसके बन सकते हैं। चलिए, क्यू बराबर यानी पर जो है हमने आपको जो है कुल 4 सवाल हमने आपको कराया, 4 एग्जाम्पल हमने आपको कराया। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा कुछ केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। अब सवाल थोड़ा सा और टफ होने जा रहा है। पहले थोड़ा सा केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हो सकता है आपको पता भी हो, पता है तब भी ठीक है, नहीं पता है तो भी आप समझ लें। ठीक, तो हम नोट करके शुरू कर रहे हैं। देखें, कुछ जानकारी आपको बता दें। देखें, नोट करके आइए। सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, नंबर 1 हम लोग बात करने जा रहे हैं परमाणु के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लिए, परमाणु के लिए। ठीक, जानकारी छोटी से, बस आप इसको समझ लें, क्योंकि अभी हम लोग जब सवाल करेंगे तो इसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, आपने जो है वैज्ञानिक अवोगाद्रो का नाम तो सुना ही होगा। इनका काम आपको बता दें, इन्होंने क्या किया। अवोगाद्रो वैज्ञानिक थे केमिस्ट्री में। इन्होंने क्या किया, देखें, इन्होंने किसी परमाणु को पकड़ा। जैसे मान लिया इन्होंने एक परमाणु ले लिया, कार्बन ले लिया, कार्बन। तो कार्बन का जो परमाणु भार होता है, 12। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12। तो इन्होंने क्या किया, 12 ग्राम कार्बन को तराजू में तौला। 12 ग्राम कार्बन को तराजू में तौला और तौल करके उसमें परमाणुओं की संख्या गिनना शुरू किया। उसमें परमाणुओं की संख्या आई 6 गुणे 10 की पावर 23। ये काम था अवोगाद्रो का। फिर इन्होंने कोई दूसरा परमाणु ले लिया, जैसे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का परमाणु भार आपका होता है 14। तो इन्होंने क्या किया कि 14 ग्राम नाइट्रोजन को तराजू में तौला। कितने ग्राम, 14 ग्राम नाइट्रोजन को तराजू में तौला। उसमें फिर परमाणुओं की संख्या एक एक करके गिना। फिर उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई, 6 गुणे 10 की पावर 23। ये काम किया अवोगाद्रो ने। तो यहां से आप एक तरीका बिल्कुल सीख लें। जैसे मान लिया आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है कितना, 16। तो बताइए 16 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 6 गुणे 10 की पावर 23। ये काम किया किसने, अवोगाद्रो ने। तो यहां से आप एक तरीका सीख गए होंगे। ठीक है, अब यहां पर हम 1-2 एग्जाम्पल की सहायता से आपको हम बताते हैं। देखें, सबसे पहला एग्जाम्पल है, जैसे आपका कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, कार्बन का परमाणु भार आपका होता है कितना, 12। ठीक, अब यहां से आपको एक तरीका सीखने को मिल रहा है, हमेशा याद रखिएगा कि 12 ग्राम कार्बन में कितने ग्राम, 12 ग्राम कार्बन में परमाणु की संख्या, 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या बताइए कितनी आएगी, ये आपकी आ जाएगी 6 गुणे 10 की पावर 23। ये कार्यक्रम चलता है केमिस्ट्री में। चलिए देखिए, अगला है, आपको बता दें, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। ठीक, ये भी परमाणु आपका है। नाइट्रोजन का परमाणु भार आपका होता है, नाइट्रोजन का परमाणु भार आपका होता है 14। तो चला बताइए जरा, 14 ग्राम नाइट्रोजन में बताइए परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी, 14 ग्राम नाइट्रोजन में परमाणुओं की जो संख्या आएगी वो भी आपकी आएगी, बताओ 6 गुणे 10 की पावर 23। अब उम्मीद है कि ये तरीका, ये क्रम, ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो जितने भी परमाणु हैं सबके परमाणु भार को ग्राम में ले ले, उसमें हमेशा परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी, 6 गुणे 10 की पावर 23। ये है तरीका, ये है क्रम, इसको आप याद रखिएगा, सवाल में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। चलिए, ये तो खैर हम लोगों ने बात किया किसके लिए, परमाणु के लिए बात किया। अब आइए दूसरे पार्ट में बात करते हैं अणु के लिए। अणु आपको पता है कि जब कई परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं नंबर 2 किसके लिए, अणु के लिए बात करते हैं, अणु के लिए। ठीक, तो देखिए, परमाणु में परमाणु भार होता है और अणु में अणु भार होता है। तो चलिए कोई भी अणु आप पकड़ ले। चलिए हमने पकड़ लिया जल, H2O, ये जल का एक अणु है। तो जल अणु है तो अणु में अणुभार होगा। आइए इसका अणुभार निकालते हैं, अणुभार।
तो देखिए इसका अणुभार आपका होगा, आपको पता है हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 हो गया, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 2 कितना हो गया आपका 18। तो जल का अणुभार बताओ कितना हो गया 18। अब अवागाद्रो ने क्या किया, 18 ग्राम जल को तराजू में तौला। देखिए कितने ग्राम, 18 ग्राम जल में, ठीक है, अणुओं की संख्या गिना, 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या गिना, फिर वही पाया 6 गुणे 10 की पावर 23। तो चाहे परमाणु हो चाहे अणु हो, सभी में ये संख्या आई 6 गुणे 10 की पावर 23। ये संख्या बार बार रिपीट हुई, इसीलिए अवागाद्रो ने इसको मोल बोला, या इसको बोलते अवागाद्रो संख्या। चलिए अब आइए अगला कोई अणु लेते हैं। जैसे हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये देखिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका अणुभार निकालते हैं। इसका अणुभार निकाल डालिए। कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16, 16 दूना होता है 32, इसको जोड़ेंगे कितना आ गया 44। तो बताइए इसका अणुभार कितना आ गया 44 आ गया। अब आप एक काम करिए, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या, अब आप बता सकते हैं कितना आएगा। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या, ये फिर वही आपकी आ जाएगी 6 गुणे 10 की पावर 23। अब उम्मीद है कि ये भी क्रम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, जितने भी अणु दुनिया में हैं सबका अणुभार को ग्राम में ले लें, उसमें हमेशा अणुओं की संख्या कितनी आएगी 6 गुणे 10 की पावर 23। ये बात पूरी दुनिया को किसने बताई, अवागाद्रो ने। तो चाहे परमाणु हो चाहे अणु हो, ये जानकारी आप याद रखिएगा। इसकी आवश्यकता अभी कुछ समय बाद हम लोग न्यूमेरिकल में इसकी आवश्यकता पढ़ने वाली है। चलिए, तो आपके 4 एग्जाम्पल हमने आपको बताए, उसके बाद अवागाद्रो ने जो 2 सूचनाएं दी थी वो हमने आपको बताई। आप देखिए यहाँ से सवाल थोड़ा सा और टफ होने जा रहा है। ठीक, जैसे आपका इंजीनियरिंग लेवल का हो गया, यूपी सीट वगैरह हो गया, नेट वगैरह हो गया, इस लेवल का सवाल देखिए कैसे बनता है। ठीक, हमने आपसे क्या कहा था, धीरे धीरे सवाल का लेवल बढ़ता जाएगा। अब देखिए अगला सवाल देखिए, इस पर किस प्रकार के सवाल आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, ये देखिए आपका आ गया एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक, अब ये सवाल है कि 90 ग्राम जल में, 90 ग्राम जल में उपस्थित, 90 ग्राम जल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर, 90 ग्राम जल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर कुल कितना आवेश होगा। ये देखिए सवाल का स्टैंडर्ड बढ़ गया। 90 ग्राम जल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर कुल कितना आवेश होगा। ठीक, चलिए इस सवाल को हम करके आपको दिखाते हैं। पहले आपको हम सवाल का मतलब समझा दे। देखें इसमें जो है, पहले आप ये पता करिए कि 90 ग्राम जल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या n आ जाएगा ना, तब आप लगा दीजिएगा Q बराबर n। ठीक, तो चलिए इस सवाल को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से करके दिखाते हैं। जैसे क्लास में क्लास चल रही है, क्लास में कुछ छात्र बैठे हैं, बाहर से एक आदमी आया, उसने हमसे पूछा कि भैया बताइए क्लास में कुल कितने कान हैं। उसने क्वेश्चन पूछा कि बताइए क्लास में कुल कितने कान हैं। इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम पता करेंगे क्लास में कुल कितने छात्र हैं। ठीक, आप पता करिए क्लास में कुल कितने छात्र हैं। फिर उसके बाद एक छात्र को मैं बुला करके जो है कहीं कोने में ले जाऊंगा, उससे पूछूंगा भैया तुम्हारे पास कितने कान हैं। वो बोलेगा मेरे पास 2 कान हैं। तो फिर जब एक छात्र के पास 2 कान हैं, उसी में हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो वही बात है, पहले आप ये पता करिए कि 90 ग्राम जल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहले पता करिए कि 90 ग्राम जल में कुल कितने अणु हैं, उसके बाद फिर पता करिए कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो आइए हम आपको करके दिखाते हैं। देखें सबसे पहले अभी जल की बात की जा रही है, तो जल का सूत्र होता है H2O, आप जानते हैं, और H2O का अणुभार होता है, H2O का अणुभार आपका होता है 18। अब आप शुरू हो जाइए, जो अवागाद्रो अभी आपको बता गए हैं तुरंत आप शुरू हो जाइए। बताइए क्या बताया था कि 18 ग्राम जल में, 18 ग्राम जल में बताइए अणुओं की संख्या, 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या बताओ कितनी आई थी। 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या आई थी 6 गुणे 10 की पावर 23। अब यहां से कह सकते हैं चूंकि 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या 6 गुणे 10 की पावर 23, इसलिए बोलिए भाई 1 ग्राम जल में अणुओं की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 6 गुणे 10 की पावर 23 बटे कितना, बटे आपका 18। और आपके पास कितना जल, कितना ग्राम जल है 90 ग्राम जल है। अब हम कह सकते हैं, इसलिए बताइए 90 ग्राम
जल में अणुओं की संख्या बराबर 6 गुणे 10 की पावर 23 गुणे 90 बटे कितना 18। इसको काटेंगे 5 आएगा, गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 30, तो आपका आ जाएगा 30 गुणे 10 की पावर 23, या हम कह सकते हैं 3 गुणे 10 की पावर 24। इतने केवल अणु आ गए। ठीक, तो बताइए 90 ग्राम जल में बताओ कुल कितने अणु आ गए, 3 गुणे 10 की पावर 24। अगर आपने एक गिलास में 90 ग्राम पानी है, आप उसको पी गए हैं, तो आपके पेट में कितने अणु गए पानी के, 3 गुणे 10 की पावर 24 अणु गए। अब आप एक काम करिए, इसमें से एक अणु को जो है कहीं कोने में ले जाकर के आप उससे पूछे कि भैया तुम्हारे पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। आपको अणु नहीं इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना। अब आइए इसमें से एक अणु को हम जो है कहीं इधर बुलाते हैं, तो हमने एक अणु को बुलाया, तो एक अणु आपका है H2O। इसमें H होता है, H होता है, O होता। हमने हाइड्रोजन से पूछा कि तुम्हारे पास कितने, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका भी 1 हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आपका 8 होता है, और आपको पता होगा कि जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, इसमें भी कितने हैं, 1, और ऑक्सीजन में 8, कितने हुए टोटल, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम कह सकते हैं कि एक अणु में, ठीक, अब हम कह सकते हैं एक अणु में बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, एक अणु में इलेक्ट्रॉन बराबर कितने, 10। तो बताओ आपके पास कितने अणु हैं, इसलिए हम कह सकते हैं 3 गुणे 10 की पावर 24 अणु में बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 3 गुणे 10 की पावर 24 गुणे 10। ये आपका आ जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 25। इतने तो आपके केवल इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, चलिए अब बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई 3 गुणे 10 की पावर 25 इलेक्ट्रॉन। चलिए तो बताइए 90 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, n बराबर आपका आ जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 25। इतने इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बताओ क्या पूछा है, क्यों पूछा है, अब तो आराम से आ जाएगा। बताइए फार्मूला Q बराबर क्या होता है, n इंटू ई। n का मान आपका है 3 गुणे 10 की पावर 25 और e का मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 48, 4 दशमलव कितना 8 और 15 में से आप 9 निकले, आपका आ जाएगा 10 की पावर -6 कूलम। ये है आपका आंसर। तो बताइए 90 ग्राम जल में, 90 ग्राम जल में, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, 90 ग्राम जल में जो इलेक्ट्रॉन है उन पर कितना आवेश आ गया, 4.8 गुणे 10 की पावर 6 कूलम का आवेश आ गया। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम फिर करके दिखाते हैं, आप देखें। ठीक है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंपटीशन वगैरह में ऐसे ही सवाल बन करके खूब आते हैं, इसलिए आराम से बिल्कुल आप सीख लें। अगला एग्जाम्पल आपको हम करके दिखाते हैं, देखिए थोड़ा तेजी से करें ताकि कई एग्जाम्पल आपको हम करा सकें। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, अगला एग्जाम्पल देखिए आपको करके दिखाते हैं। अगला एग्जाम्पल है 180 ग्राम जल में, 180 ग्राम जल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर, 180 ग्राम जल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर कुल कितना आवेश होगा, कुल कितना आवेश होगा। यह है आपका एग्जाम्पल नंबर 5, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 6 है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर आपका 6। चलिए देखें, अब आइए बात करते हैं। ठीक है, इसका हल अब आप शुरू हो जाइए, जो तरीका हमने आपको बताया था। अभी हमने आपसे कहा था कि चूंकि जल की बात हो रही है, आपका H2O है, बताइए इसका अणुभार कितना होता है, तो H2O जल का अणुभार होता है आपका 18। अब आप शुरू हो जाइए, 18 ग्राम जल में, 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, 6 गुणे 10 की पावर 23। यही बात आपसे अवोगाद्रो ने बताया था। तो बताइए 1 ग्राम जल में बताए अणु की संख्या कितनी आएगी, 6 गुणे 10 की पावर 23 बटे कितना 18। और आप कितना लेके टहल रहे हैं, 180 ग्राम। तो चलिए बताइए 180 ग्राम जल में बताइए अणु की संख्या बराबर 6 गुणे 10 की पावर 23 गुणे कितना 180 बटे कितना 18। इसको काटेंगे 10 आएगा और गुणा करेंगे पावर बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 180 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, 180 ग्राम जल में अणुओं की संख्या बताओ कितनी आ गई, 6 गुणे 10 की पावर 24। इतने अणु आ गए।
ठीक। तो क्लास में कुल इतने छात्र हैं। अब आप पता करिए कि एक छात्र के पास कितने कान हैं, तो इसमें से एक अणु को यहां पर ले आइए, उससे पूछे कि तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक अणु को मैंने बुलाया, वो हमारे पास आया। एक अणु आपका H2 मतलब H है और O है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। टोटल कितने हुए? 10। अब हम कह सकते हैं चूंकि एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितनी हो गई? 10। इसलिए आपके पास कितने अणु हैं? 6 गुणे 10 की पावर 24। तो 6 गुणे 10 की पावर 24 अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितनी हो गई? 6 गुणे 10 की पावर 24 गुणे 10 बराबर आपका आ जाएगा 6 गुणे 10 की पावर 25। इतने इलेक्ट्रॉन आपके आ गए। तो चलिए बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, n बराबर आ गया। तो n का मान बताओ कितना आ गया? 6 गुणे 10 की पावर 25। अब बताओ क्या पूछा? आवेश Q पूछा है। अब तो आ जाएगा। अब बताओ Q का सूत्र होता है Q बराबर n। तो n का मान आपका है 6 गुणे 10 की पावर 25 और E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19। अब आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 9.6 गुणे 15 में से 9 निकालेंगे 10 की पावर 6 कूलम। ये देखिए आपका आंसर आ गया। 180 ग्राम जल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा? 9.6 गुणे 10 की पावर 6 कूलम। उम्मीद है कि इस टाइप के सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए 6 एग्जाम्पल हुए। अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 7वां देखिए, पूरी प्रैक्टिस कर डालिए। कहीं से भी Q बराबर n पर किसी भी एग्जाम में सवाल आता है, ना छूटे ना कभी गलत हो। ठीक, 6 एग्जाम्पल हमने आपको बताया, 7वां देखें, खूब प्रैक्टिस करिए। हम इतना तब तक बताते रहेंगे जब तक आपको समझ में आ ना जाए। देखें अगला एग्जाम्पल है कि 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर कुल कितना आवेश होगा? ये आपका अगला सवाल है। हम ठीक है, अब देखें अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के सवाल कैसे लगते हैं। 2 सवाल अभी हमने आपको करके दिखाया था। चलिए देखिए इसको भी आपको हल करके दिखाते हैं। तुरंत आप शुरू हो जाइए, बहुत आसान सवाल है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अणु है, अणु में अणुभार होता है। तो जरा बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार कितना होता है? जोड़ डालिए। कार्बन का 12 होता है, इसका 16 दूना 32, 32 12 कितना हो गया? 44। तुरंत शुरू हो जाइए। अवोगाद्रो ने क्या कहा था कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अणु की संख्या 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अणु की संख्या कितनी होती है? 6 गुणे 10 की पावर 23। तो बताइए 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अणु की संख्या बोलिए कितना हो जाएगा? 6 गुणे 10 की पावर 23 बटे 44। और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है कितना? 88। अब हम कह सकते हैं 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अणु की संख्या बराबर 6 गुणे 10 की पावर 23 गुणे कितना? 88 बटे आपका आ जाएगा 44। अब इसको काटेंगे 2 आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 गुणे 10 की पावर 23। इतने तो केवल आपके अणु हैं। ये अणुओं की संख्या आ गई कितने ग्राम में? 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में। अब आप पता करिए कि इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप एक काम करिए, एक अणु को इधर कहीं बुलाइए, उससे पूछिए कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब हमने एक अणु को बुलाया, ठीक है। ये देखिए एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आ गया CO2। इसमें आपका होता है C, उसके बाद O, उसके बाद O। तो कार्बन में होते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और इसमें भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 8 16 6 कितना हो गया? टोटल 22 इलेक्ट्रॉन आपके हो गए। अब हम कह सकते हैं कि चूंकि एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ कितनी आ गई? 22। इसलिए आपके पास अणु कितने हैं? 12 गुणे 10 की पावर 23। अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर ये आपका आ जाएगा 12 गुणे 10 की पावर 23 गुणे 22। अब आप इसको गुणा करेंगे तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, 25 26, 264 गुणे 10 की पावर 23 इतने केवल इलेक्ट्रॉन आ गए। ये
तो 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 264 गुणे 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। बस अब तो आपका काम हो गया। बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, n का मान कितना आ गया? n का मान आपका आ जाएगा 264 गुणे कितना? 10 की पावर 23। इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, बताओ क्या पूछा है? क्यू पूछा है, तो लगा दे सूत्र, क्यू बराबर आपका होता है n इंटू ई। अब बताओ n का मान कितना है? 264 गुणे 10 की पावर 23। ई का मान बोलिए 1.6 गुणे 10 की पावर -19 मात्रक हो जाएगा कूलाम। गुणा भाग करने पर जो आंसर आता है वही आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि इस टाइप के सवाल आपको समझ में आए। इस पर करोड़ों अनगिनत सवाल कभी भी किसी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोल देंगे कि 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में इलेक्ट्रॉनों पर कुल कितना आवेश होगा? 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, ऐसे ग्राम बदल बदल के आपसे दुनिया भर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। क्यू बराबर यानी पर जो है 7 एग्जाम्पल हमने आपको कराए, ठीक है। हर टाइप के सवाल हमने आपको करके दिखाया। अब आइए कुछ और बातें आपको बताते हैं जो सवाल लगाने में आपकी और मदद करेगा। चलिए हम आपको बताते हैं। हेडिंग हम लिख रहे हैं, यहां पे देखें, हेडिंग हम लिख रहे हैं कि आयतन के मात्रक, आयतन के मात्रक। आइए सबसे पहले ये क्लियर कर लें, क्योंकि इसमें अगर दिक्कत आपको होगी ना तो सवाल में आप फंस जाएंगे। थोड़ा सा सवाल वाले घुमा देंगे, आप नहीं लगा पाएंगे। देखें आयतन की मात्रक क्या क्या होते, आराम से बिल्कुल समझिए। देखें सबसे पहले देखें, आपको पता होगा आयतन का सूत्र होता है, आयतन बराबर आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का मात्रक आपका होता है मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर और ऊंचाई का भी मात्रक मीटर। तो देखिए फिजिक्स में आयतन का मात्रक आपका आ गया मीटर का क्यूब। सबसे पहला मात्रक आपका मीटर क्यूब है। ये है आपका यमकेस पद्धति में है। ये किस पद्धति में है? यमकेस पद्धति में आपका ये हो गया मीटर क्यूब। अगला मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब। अगला मात्रक सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये आपका सीरीज पद्धति में है, ठीक। अच्छा अब उसके बाद देखिए अगला मात्रक, एक मात्रक और होता आपका होता है लीटर। अगला मात्रक होता है लीटर। उसके बाद अगला मात्रक होता है मिलीलीटर, ठीक। ये दोनों किसी भी पद्धति में नहीं है। जो आयतन का मात्रक लीटर और मिलीलीटर है ये किसी भी पद्धति में नहीं है। केमिस्ट्री में हम लोग ज्यादातर लीटर और मिलीलीटर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए चूंकि हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तब हमको हर काम किस में करना है? यमकेस पद्धति में करना है। अब आइए आपको हम बदलने का फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखें, आपको सूत्र बताते हैं। सबसे पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, देखिए बदलने का तरीका क्या होता है, ठीक है। जैसे एक आपका सेंटीमीटर क्यूब है ना, बड़ा आसान तरीका। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 10 की घात -2 मीटर हुआ। अब उसके बाद क्या लगा है बाहर? क्यूब। आप भी क्यूब लगा दें, बताओ कितना हो गया? 6। तो ये आपका आ जाएगा 10 की पावर -6 मीटर का क्यूब। ये पहला हो गया। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितने मीटर क्यूब? 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। उसके बाद देखिए अगला है 1 लीटर। 1 लीटर बराबर ये होता है 10 की घात -3 मीटर का क्यूब। 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब? 10 की घात -3 मीटर क्यूब होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 1 मिली, 1 ml मिलीलीटर बराबर ये होता है 10 की पावर -3 लीटर, ठीक। और 1 लीटर में चूंकि 10 की पावर -3 मीटर क्यूब है, फिर गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 की पावर -6 मीटर का क्यूब। ये है। ये अब हम कह सकते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर। या हम अगला कह सकते हैं कि एक ऐसे ले सकते हैं 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब और बराबर होता है 10 की पावर -6 मीटर का क्यूब। ये बदलने का सूत्र है। अभी हम सवाल आपको करके दिखाएंगे जिसमें इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। एक बार फिर से देख लें, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर -6 मीटर क्यूब होता है। 1 लीटर में 10 की घात -3 मीटर क्यूब होता है। और ये जो 1 मिली होता है ml, ये 10 की पावर -6 मीटर क्यूब होता है। और मिली और सेंटीमीटर क्यूब दोनों आपस में बराबर होते हैं और इसका मान होता है 10 की पावर -6 मीटर का क्यूब। चलिए आयतन के मात्रक आपके हो गए, ठीक है। अब इसके बाद देखें, नोट करके कुछ और सूचनाएं आपके लिए हम बता रहे हैं। देखें जैसे नोट करके मैं आपको बता रहा हूं, पहला पॉइंट की मदद करेंगे। देखें सबसे पहला पॉइंट यह है कि 1 लीटर पानी, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है 1 लीटर जो पानी होता है ये बराबर होता है 1 किलोग्राम पानी। ध्यान देना, 1 लीटर पानी में 1 किलोग्राम पानी होता है। पानी केवल एक ऐसा पदार्थ है कि जो 1 लीटर में 1 किलोग्राम होता है। बाकी दुनिया में और कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो 1 लीटर में 1 किलोग्राम हो। तो अगर न्यूमेरिकल में 1 लीटर पानी दिया है तो आप उसको तुरंत लिख देंगे कितने? 1 किलोग्राम पानी। अच्छा उसके बाद देखिए दूसरी बात, ये आपको ये याद रखना है, पानी का घनत्व।
पानी का घनत्व ये आपका होता है 10 की घात 3 किलोग्राम बटे मीटर का क्यूब। ये पानी का घनत्व आप इसको याद रखेंगे, इसकी भी आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक, पानी का घनत्व होता है 10 की घात 3 किलोग्राम बटे मीटर का क्यूब। और तीसरी बात, अगर सवाल में कहे कि एक कप पानी एक कप पानी अगर बोले तो कप मतलब होता है पाव, पाव पाव समझते होंगे। एक कप पानी का मतलब होता है 250 ग्राम पानी। तो एक कप पानी का मतलब कितना हो गया? 250 ग्राम पानी। कभी भी न्यूमेरिकल में एक कप पानी दिया हो इसका मतलब है 250 ग्राम पानी, आप उसको मान करके काम करें। चलिए अब इस पे देखें, कुछ सवाल आपको हम करके दिखाते हैं, इस पे भी सवाल कैसे कैसे बन करके आता है। ठीक, तो पहली बात ध्यान रखिएगा, 1 लीटर पानी में 1 किलो पानी होता है। पानी का घनत्व होता है 10 की घात 3 किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। और अगर 1 कप पानी बोला है जिसका मतलब कितने? 250 ग्राम पानी। या इसको सुनिए, हमने 250 ग्राम पानी, या आप इसको लिख सकते हैं 250 मिली पानी, 250 ml पानी, ये भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1 लीटर पानी में 1 किलोग्राम पानी होता है। चलिए अब इस पे देखिए, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा आपको हम करके दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, पेपर में बहुत पहले आया था। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल देखिए, आपको एग्जाम्पल नंबर 7 हो चुका था, 8वां एग्जाम्पल आपको हम करा रहे हैं। ठीक, पूछा गया था 1 कप पानी में, 1 कप पानी में उपस्थित, 1 कप पानी में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर कुल कितना आवेश होगा? 1 कप पानी में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर कुल कितना आवेश होगा? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आ गया सवाल, कितना आवेश होगा। चलिए आपको हम करके दिखाते हैं। ठीक, ये देखिए आपका सवाल है, 1 कप पानी में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर कुल कितना आवेश होगा। अब देखिए इसका हल कैसे होगा, आपको हम करके दिखाते हैं। चूंकि पानी की बात कर रहे हैं, पानी अणु है, पानी का सूत्र आपका होता है H2O। ठीक, जल्दी बताइए पानी का अणुभार बोलिए, अब तो आपको आदत पड़ गई होगी। अणुभार कितना होता है पानी का? 18। तो बताइए 18 ग्राम जल में, 18 ग्राम जल में अणु की संख्या, 18 ग्राम जल में अणु की संख्या कितनी होती है? 6 गुणे 10 की पावर 23। तो बताइए, चूंकि 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या बराबर 6 गुणे 10 की पावर 23, इसलिए बोलिए भाई 1 ग्राम जल में अणु की संख्या बराबर, ठीक है, 6 गुणे 10 की पावर 23 बटे कितना? 18। अब बताइए आपके पास कितना पानी? 1 कप पानी है, और बताइए 1 कप पानी में कितने ग्राम पानी? 250 ग्राम पानी। इसलिए अब हम कह सकते हैं 250 ग्राम। तो बताइए 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या बराबर 6 गुणे 10 की पावर 23 गुणे कितना? 250 बटे कितना? 18। इतने जो हैं क्या आ गए? इतने अणु आ गए, इतने अणु आ गए, अणु। ठीक है, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, तो बताइए एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? H2O आपका है, ये इसमें H है, O है, इसमें 1, इसमें 1, इसमें आपका 8, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इसमें 10 से गुणा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब हम कह सकते हैं N बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें, डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, 6 गुणे 10 की पावर 23 गुणे 250 बटे कितना? 18। इतने अणु थे और इसमें गुणा कर देंगे 10, इतने इलेक्ट्रॉन आपके आ गए। ये है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक, अब चूंकि आपको आवेश निकालना है, आवेश निकालना है ना, तो लगाइए Q बराबर N इंटू E। तो Q बराबर बताओ N का मान कितना है? N का मान है 6 गुणे 10 की पावर 23 गुणे कितना? 250 बटे कितना? 18। ये N का मान है, और E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19। इसको गुणा भाग कर ले, मात्रक आपका आएगा कूलम। ठीक, तो ये था आपका 1 कप पानी में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर कुल कितना आवेश होगा। चलिए इसी के साथ आवेश का मतलब आवेश हमने आपको 5 लेक्चर में पूरा कंप्लीट करके दिया है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 6, उसमें हम लोग शुरू करेंगे कूलम का नियम। अब आप एनसीईआरटी में इसमें 1 या 2 सवाल ही दिए गए हैं, आप बहुत आराम से किसी भी किताब से इसके Q बराबर N पर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, हालांकि जब कूलम का नियम शुरू करेंगे तो आवेश के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी, छोटे छोटे पॉइंट नोट करके आपको हम 10, 15, 20 जानकारी और आपको बताएंगे। तो इसी के साथ आवेश का टॉपिक आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग अगले लेक्चर में शुरू करेंगे कूलम का नियम। ठीक है, तब तक के लिए ठीक, धन्यवाद।